हेलो हेलो हेलो। Good morning to all of you. Could you hear me? आज हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा आगे से दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग को बन जाएगा अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उससे कुछ कॉन्सेप्ट हमारा और कॉन्सोलिडेट होगा, कुछ सॉलिडिफाई होगा और आगे बढ़ने में हमें काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन आपने बनाया है, उनको आप थोड़ा देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। अगर क्वेश्चन नंबर वन में किसी का डाउट है तो वन यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में अगर किसी को डाउट है तो यहाँ टू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री में किसी का डाउट है तो यहाँ थ्री लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में किसी को दिक्कत है यहाँ फोर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव में किसी को दिक्कत है फाइव लिखेंगे। सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स कुछ लोगों को दिक्कत है, सिक्स देखा जाए। आप लोग को ध्यान होगा
आप लोग को ध्यान होगा कि आइसोटोनिक, दीपक कुमार, आइसोटोनिक पेयर का मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, आइसोटोनिक पेयर है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब उनको हम लोग आइसोटोनिक पेयर कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। जैसे हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीजन का, चेक करते हैं पहले वाले केस को, चॉइस ए को चेक करते हैं, O8 16 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8, दैट इज 8। और उसका दूसरा चॉइस है कार्बन 6 एंड 14, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। ये दोनों इक्वल है, यानी ए आपका आंसर हो सकता है। बी, ब्रोमीन ने दिया है आपको 35 एंड 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 80 माइनस 35, यानी कि 45। और सेलेनियम में जब देखा जाए तो 34 है एंड 79 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 79 माइनस 34, यहां पे भी आपको 45 आएगा। एक और चॉइस है सी, ये भी आपको आंसर का पार्ट है, नाइट्रोजन 714, number of neutrons is 14 minus 7, that is 7। एक है कार्बन 613, number of neutrons is 13 minus 6, that is 7, यानी सी है। इन तीनों का एक चॉइस दिया हुआ है, चॉइस डी। चॉइस डी आप खुद देखिए, चॉइस डी आप खुद देखिए, चॉइस डी में तीनों आंसर ऑल ऑफ दीज करके लिखा हुआ है, इसीलिए चॉइस डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझने में किसी को दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी रोकेंगे, मास थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आपसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, आज ही ये आपसे बनने लगेगा, मास पढ़ेंगे और आज ही इसको बना करके हम आगे बढ़ेंगे। तो 7 हमारा पेंडिंग में रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मैंने अभी बताया है, बोर्ड पर बना हुआ है, आदित्य कुमार, उत्पल प्रकाश। अच्छा, 5 6 नहीं पूछा गया, ओके ओके, इसीलिए 5 भी पूछा था। 6 हम लोग देखते हैं, अभी 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एवोगाड्रो नंबर वुड हैव बीन, कह रहा है कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 हो जाए, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो? आपको याद होगा कि मास ऑफ वन एटम को ही हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 ANU। याद आया आपको? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नाइट्रोजन में कितना होता है, वो इसके बराबर होता है, इसलिए 14 इंटू 1 ANU कितना हो जाएगा, 14 ANU हो जाएगा।
यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एवोगाड्रो नंबर से इसको कोई मतलब नहीं है, एवोगाड्रो नंबर से इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू वन एनयू। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है नाइट्रोजन में 14, और 1 एनयू तो 1 एनयू होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 हम लोग अभी रोकते हैं, मास पढ़ेंगे फिर बनने लगेगा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, कल मैं क्लास एवरेज स्कोर निकालने के लिए सिखाया था, उसी से आपको बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। नेचुरली अग्रिंग कार्बन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 13 है। लिखा है इफ एटॉमिक वेट इज टेकन एज 12.01, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज एटॉमिक मास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.01 है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा। अगर हमारे आइसोटोप में 2 ही दे दिया जाए, तो अगर ये x% है बेटा, तो ये 100 माइनस x% होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर 2 ही आइसोटोप कंसीडर करेंगे तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा आपको 100% हो जाएगा, जिसमें से अगर कार्बन 13 आपको x% है तो कार्बन 12 आपको 100 माइनस x% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास 12.01 is equal to 12 into this one, 12 into 100 minus x plus 13 into x by total 100 minus x plus 100। सॉल्व कर लीजिए, 12.01 into 100, 12 into 100 minus x plus 13x, 1201 is equal to 1200 minus 12x plus 13x। इसको माइनस करिएगा तो 1 आएगा, और इसको माइनस करिएगा तो x आएगा, यानी कि कार्बन 13 आपको 1% होगा। कितना हो जाएगा 1% आपको होगा। क्वेश्चन 9 ये देखिए, जेई मेन 2020 में आया है लास्ट ईयर। क्वेश्चन 9 हो गया। 10 यस, अंकुर कार्बन 14 भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो कह दिया जाता है उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। छोटू कुमार 10, if we consider that 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of one mole of substance will be। बाबू मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा गौर से देखिएगा। शायद पहले आप इस बात को नहीं देखे हो, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। एवोगाड्रो नंबर आपका होता है 6.022 10⁻23। किसी को दिक्कत?
और 1 AMU क्या होता है 1.66 10 raised to the power minus 24 ग्राम। देखिए होता है कि नहीं होता है? ये तो आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा होता है। ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। यस, mass of one proton and that is equal to 1.66 10 raised to the power minus 24 ग्राम। होता है ना, ये तो आप लोग भी जानते हैं। अब आप एक काम करिए, Na into 1 AMU कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 6.022 1.66 10 raised to the power 23 10 raised to the power minus 24 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इतना आपको आता है। अब इसको सोल्व करिए, इसको जब सोल्व करिएगा तो ये 10 आएगा और इसको जब सोल्व करिएगा तो ये 1/10 आएगा, यानी कि 1। तो ये आप आगे से ध्यान रखिएगा कि एवोगाड्रो नंबर और 1 AMU ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ये देख, therefore 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to 1 by Avogadro number। 1 by Avogadro नंबर आपको आएगा, है ना। अब आप अकॉर्डिंगली चेंज करिए। आप क्या कर रहे हो, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख रहे हो एवोगाड्रो नंबर into 1/12 of the mass of carbon 12 isotope। atomic mass of carbon 12। एक चीज देखो आप, जब आप 1/12 के बजाय 1/6 लिखना चाहोगे ऑफ दी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, ये जब 1/6 कर दोगे तो एवोगाड्रो नंबर आपको दुगना हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट पहले भी 1 था और बाद में भी 1 बचेगा। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप रेफरेंस में 1/12 के बजाय 1/6 लेना शुरू कर दोगे तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो Na हुआ करता था वो अब 2Na हो जाएगा और फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, यानी कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड, 10 रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यस 11 बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि एक मिक्सचर लिया गया कार्बन 612 का
कार्बन 614 का मिक्सचर, जिसमें से ये 98% है और ये 2% है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg ऑफ मिक्सचर इज। चलिए इसका 1 kg आप ले लीजिए, तो लिखेंगे हम लोग मास ऑफ मिक्सचर 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। आपसे पूछा गया है कार्बन 12 के बारे में, तो लिखेंगे मास ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा? 1000 का 98%, यानी कि 980 ग्राम। 980 ग्राम आपको हो जाएगा। अब आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम कितना होता है? आप लोग ने पढ़े हैं, इट इज 12 AMU, जिसका मतलब होता है 12 into 1.66 10 raised to the power 24। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास टोटल मास 980 ग्राम मिला गया है और एक एटम का मास कितना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा टोटल मास बाई एटॉमिक मास। टोटल मास कितना है आपका? 980 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना है? 12 into 1.66 10 raised to the power 24 ग्राम। इसको कैंसिल कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो आएगा आपको 980 by 12 into 1.66 into 10 raised to the power 24, ठीक है। इसको सॉल्व मैं कर देता हूं। 4.9 into 10 raised to the power 25 आइटम्स आपको होगा। 4.9 into 10 raised to the power 25 ATMs आपको होना चाहिए। देख लीजिए कोई है चॉइस? किसी को समझने में दिक्कत हो? किसी को समझने में दिक्कत हो? एक बार और देखते हैं, देखा जाए कैसे बनाएंगे। देखो मिक्सचर में बता दिया है कि मिक्सचर में 98% कार्बन 12 है एंड 2% में मिक्सचर का मास कितना दिया है? 1 kg है, 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम में कार्बन 12 कितना होगा? तो उसका 98%, यानी मास ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा? 1000 का 98% विच इज 980 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ कार्बन 12 आपको पता है 980 ग्राम, ठीक है। अब आपको निकालना है मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम कितना होगा। तो ये हम लोग को पता होता है कि मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम एटॉमिक मास होता है और वो 12 AMU है, जिसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि ये यूनिट ग्राम में और ये AMU में, दोनों सेम यूनिट में रहेगा तब ना कैंसिल वगैरह होगा। तो इसीलिए इसको मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इतना ग्राम आपको आ गया मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम।
एक एटम का मास इतना और टोटल मास इतना, तो नंबर ऑफ एटम कितना कैसे निकलेगा? तो टोटल मास में एक एटम के मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसको सोलो करने पर इतना आपको आ जाता है। छोटू कुमार, आदित्य, किलोग्राम में एटम दें। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास 11 12 में मेथड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आया कि नहीं केवल इसी से फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कैसे बनाया हूं इसके पीछे मत लगे रहिएगा, आप बस ये कोशिश करिएगा कि कम टाइम में बना लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 12 किसी से बना? चलिए थ्योरी कॉपी निकालिए, थ्योरी कॉपी निकालिए, एक डेफिनेशन सीखते हैं पहले। एक टर्म होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, लिखे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, लिखे आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्या होते हैं? स्पेसिस हैविंग same number of total electrons, species having same number of total electrons, species having same number of total electrons। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, 9 है, इनके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 12 है, 13 है कि नहीं है? लेकिन जब हम इसको N3 माइनस बनाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना होगा, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगा। अब O2 माइनस जब बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 8 and 2 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब F माइनस बनाते हैं तो 9 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से हटके 10 हो जाएगा। नियॉन का नियॉन छोड़ दीजिए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, सोडियम प्लस बनेगा, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो आपको बनेगा मैग्नीशियम प्लस, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, आप एक चीज देखिए, यहाँ पर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये सारे के सारे स्पेसिस क्या कहे जाएंगे? ये सारे स्पेसिस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इक्वल है, और इसीलिए ये आपस में क्या कहे जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहे जाएंगे। चलिए थ्योरी कॉपी नोट करिए इसको। हाँ क्लास लेना चालू कर लिए तो अब हम भी नहीं आ सकते बहुत बीच में। ठीक है, अब हम 1:30 बजे खाली होंगे।
सब लोग नोट कर लीजिए इसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस समझने में किसी को दिक्कत? नोट कर लीजिए, ये थ्योरी का पार्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसके कहते हैं? वैसे स्पेसिस को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। छोटू कुमार का एग्जांपल नहीं समझ पाए। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 एंड एल्युमिनियम में 13। अब नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो Na3 माइनस बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो O2 माइनस बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो F माइनस बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो एल्युमिनियम 3 प्लस आयन बनेगा। इन सभी स्पेसीज में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसीलिए इन सबको एक दूसरे का क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। छोटू कुमार समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, कंपटीशन वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए बनाएंगे क्वेश्चन, नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। देखिए A माइनस है, B प्लस है, एंड C3 प्लस है। ये सारे के सारे O2 2 माइनस से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। ठीक है, तो पहले इसको हैंडल करते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन के 2 आइटम हैं, 2 आइटम ऑक्सीजन के, एक आइटम ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, जो कि 8 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया गया है, इसलिए 16 and 2 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। कोई कंफ्यूजन? 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। ठीक है, और यही 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां भी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां भी 18 है, यहां भी 18 है, और यहां भी 18 है। ठीक है, अब A माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन 18 है, तो A में कितना हो जाएगा? A में इसमें से एक बाहर निकालेंगे तब ना A बनेगा, तो 17 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तब 18 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो 19 हो जाएगा, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तब ये 18 है, तो 3 ऐड कर दीजिए तो C हो जाएगा आपको 21। ये इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में कहा है कि Z है, Z+1 है एंड Z+2 है। जहां पर Z क्या है?
एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट बी है और वो किसके बराबर है 19 के बराबर है। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको और 19 21। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए से ज्यादा बी में है से ज्यादा सी में है, यही इसका जवाब होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 देखा दें। थर्टी आइसोटोप्स। क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीशियम 26 वाला 0.15% है, फ्रैक्शन है। मैग्नीशियम 25 वाला जब देखा गया है तो 0.05 है। एंड मैग्नीशियम 24 वाला जब देखा जाए तो 0.80। Which has the highest number of neutrons? इसमें किसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन होगा 1 में 2 में 3? बाबू मान लो आपकी 100 एटम्स आप ले लिए, आप कितने एटम्स ले लिया 100 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हो जाएंगे 0.15 into 100 दैट इज 15। इसमें कितने हो जाएंगे 5, इसमें कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है यहाँ 26 माइनस 12 यानी कि 14। तो 15 एटम में कितना हो जाएगा 15 into 14 निकाल सकते हैं। 13 है एक एटम 5 into 13 निकाल सकते हैं। और यहाँ 12 है 80 एटम्स है मल्टीप्लाई बाय 12। सबसे ज्यादा किस केस में नहीं पता चल रहा आपको 13 सबसे ज्यादा किस केस में है पता चल गया। मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है, यहाँ 80 है इसलिए सबसे ज्यादा आपको इसी वाले केस में होगा। कोई कंफ्यूजन? देखिए यस सर और नो सर मत लिखिए। 14 पूछना है तो 14 लिखिए, तो पूछना है उसका क्वेश्चन नंबर लिखिए।
चलिए बहुत अच्छा, बताते हैं 14। In the graph, number of protons are plotted versus number of neutrons for the element A to G and H hydrogen. Maximum number of neutrons are present in one formula unit of देखिए पहले आप टेबल बनाइए, टेबल देखिए काम करिए। ए में है DH4E, सब में न्यूट्रॉन देखिए डी, डी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 6 है, तो 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ई, ई करस्पॉन्डिंग 8 है, 6 एंड 8 कितना हो गया? 14। बी A2E है, ए में कितना है? 1 और ऐसा ऐसा 2, और ई में कितना है? 8, 10 हो जाएगा। सी, जी ई है, जी में कितना है न्यूट्रॉन? 12 है, और ई में 8 है, कितना हो गया? 20। डी, डी में DE2, डी में कितना है? 6, ई में कितना है? 8 है, 6 + 16 कितना हो जाएगा? 22। क्या निकाल सकते हैं इस तरह से? निकाल सकते हैं इस तरह से? सिमिलरली निकाल लीजिएगा बाबू, 15 भी सिमिलरली निकाल लीजिएगा छोटू। मैं समझता हूं कि अब निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ओवरऑल एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है? थ्योरी पढ़ते हैं वो भी आपसे बन जाएगा। आज आपको कुछ असाइनमेंट और मिलेगा इस चैप्टर में, आप लोग घबराइएगा नहीं। करीब 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? अराउंड 400 क्वेश्चन। किताब कुछ लोग तो खरीद लिए होंगे, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं, मैं इसी बुक से आपको बनवा रहा हूं, ठीक है? ये बहुत ही अपडेटेड बुक है, ठीक है? ले लेते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसी से भेजते रहूंगा क्वेश्चन, ठीक है? लेटेस्ट अपडेटेड है, देखें ना क्वेश्चन नंबर 20 का भी 2020 का भी आया हुआ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें दोनों काम हम लोग को हो जाएगा। अपडेटेड क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, नए नए जमाने के क्वेश्चन कैसे हैं उनको भी हम बनाते चलेंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग, हाँ बुक ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मोबाइल पर कितना क्वेश्चन देखिएगा, बुक रहेगा तो उसको टिक टाक करते रहिएगा ये सब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी आगे बढ़ाने के पहले, थ्योरी आगे बढ़ाने के पहले देखो बेटा, 9 और 10 का पढ़ाई 11 और 12 से बहुत डिफर कर जाता है। इस एंगल में डिफर कर जाता है कि वहां आप थ्योरी फेंका फेंकी करते थे, काम चल जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको थ्योरी से काम केवल नहीं चलेगा, यहाँ न्यूमेरिकल सोल्व करके उसके आंसर लाने होंगे, एग्जैक्ट आंसर लाने होंगे।
और इसीलिए आपको इसमें मेहनत करने होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। याद होगा आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इजंट इट। और ये हम लोग सॉल्व किए थे, न्यूमेरिकल 2-3 बनाए और हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा यूज करना सीखिए और एक कदम और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिए नया टर्म, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। लिखिए थ्योरी में, ग्राम एटॉमिक मास। कल हम लोग सीखे थे एटॉमिक मास, आज हम लोग सीख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, दोनों में अंतर है। कल हम लोग सीखे थे एटॉमिक मास, आज हम लोग सीख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक चीज मुझे बता दीजिए, क्या एक केले का मास और 1 डजन केले का मास बराबर होगा कि डिफरेंट होगा? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। क्या एक बनाना का मास और 1 डजन बनाना का मास इक्वल होगा, और आर दे डिफरेंट? ऑब्वियसली डिफरेंट है ना, डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली इज द केस विद द एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एक एटम के मास को हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एक एटम के मास को क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास कहते हैं। और एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखा जाए, इट इज द मास ऑफ, it is the mass of 1 mole atoms of 23 atoms of an element ठीक है, it is the mass of 1 mole atoms, it is the mass of 1 mole atoms of 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of an element। किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन इतने एटम के मास को या 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। मैं आपको ये निकालना सिखाता हूं कि ये कैसे आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। गिवन मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, आप लोग को पता है इट इज 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 Mu होता है। कितना होता है, 23 Mu होता है। इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 6.022 10 raised to the power 23 सोडियम एटम्स। इतने सोडियम एटम के मास को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो इतने सोडियम एटम का मास कैसे निकलेगा, तो 6.022 10 raised to the power 23 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होगा। इसको लिख सकते हैं 6.022
10 raised to the power 23 into atomic mass of sodium. कितना दिया हुआ है? 23 AMU. और कदम आगे बढ़ाइए, 6.022 10 raised to the power 23 into AMU को ग्राम में चेंज करिए, तो 1.66 10 raised to the power minus 24 ग्राम। और आगे बढ़िए, 23 को बाहर ले आइए और इस पूरे को अंदर कर दीजिए, 6.022 10 raised to the power 23 into 1.66 10 raised to the power minus 24 ग्राम। आपको याद आया? थोड़े देर पहले हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करके 1 कर दिए थे, याद आया? थोड़े देर पहले हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करके 1 कर दिए थे, याद आया? सोचिए कहां से क्वेश्चन कंपटीशन में आता है ना? तो ये मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है, तो ये तो 1 हो गया, तो सीधे क्या लिख सकते हो? 23 ग्राम, 23 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी को दिक्कत? तो एक चीज देखिए, एटॉमिक मास अगर किसी एलिमेंट का पूछा जाए, है ना, तो जो जानते हैं उसका यूनिट एमयू लिखना होगा, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास अगर उसी का कह दिया जाए तो 23 यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट बदल गया है। यहाँ एमयू था और यहाँ ग्राम है। यहाँ क्या था? एमयू था और यहाँ क्या है बेटा? ग्राम है। यही अंतर है दोनों। समझ गए? चलिए नोट किया जाए। मैं समझता हूं कि इसको आप बढ़िया से समझ लिए होंगे। नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आपको। और इसीलिए उस क्वेश्चन में कहा था कि 1/12 जो ये मास होता है उसको 1/6 कर देंगे। अरे बेटा 1/6 जब इसको कर दोगे तो ये दुगना में हो जाएगा उस समय, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो वही रह जाएगा 1, तो क्या ये चेंज कर जाएगा क्या? इसीलिए उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 12 वगैरह था, उसमें आंसर चेंज नहीं किया था, लिखा हुआ था रिमेन्स कांस्टेंट, था कि नहीं था? क्योंकि इसको चेंज करने से ये चेंज कर जाता है या इसको चेंज करने से ये चेंज कर जाता है, इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 1 होता है और आंसर चेंज नहीं होता है। समझ में आया? कोई कहेगा कि हम एवोगाड्रो नंबर को 10 raised to the power 24 कहना शुरू कर दिए, अरे तो इसको जब 10 raised to the power 24 करना शुरू कर दीजिएगा तो ये वाला वैल्यू 10 raised to the power minus 24 हो जाएगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से 1 हो जाए। तो क्या इससे मेरा ये चेंज कर जाएगा क्या? नो, ये मेरा चेंज नहीं करेगा। जितना आप इसमें इसको 5 गुना करिएगा ये 5 गुना कम हो जाएगा, इसको 1000 गुना करिएगा ये 1000 गुना कम हो जाएगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा और ये आंसर आपको चेंज नहीं करेगा। समझ गए? समझ गए? चलिए एक और टर्म लिखते हैं। ये आपको आया ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास के जैसा ही एक जीएमएम होता है, इसको कहते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसको कहते हैं। ये मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है, ऑब्वियसली यू कैन सी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? इट इज द मास ऑफ 1 मोल molecules of 6.022 10 raised to the power 23 1
molecules of an element or of an element or of compound। क्योंकि मॉलिक्यूल किसके डिफाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल किसके डिफाइंड होते हैं बेटा, या तो कोई एलिमेंट हो जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, या तो कोई एलिमेंट है ना जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और या कोई कंपाउंड है, कंपाउंड तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो GMM इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर भी एटॉमिक मास की तरह ही एक मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, है ना। और एक मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं हम लोग, या एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, है ना। तो हम लोग अगर एक एग्जांपल लें, ठीक है, कि GMM ऑफ H2SO4 क्या है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का क्या है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन है, सल्फर है, इसमें मौजूद सारे एटम के मास को जोड़ दीजिए, 2 ग्राम, 32 ग्राम एंड 64 ग्राम, 98। तो आप लोग को ग्राम मॉलिक्यूलर मास में निकालने आ गया। अब हम लोग इसको यूज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब एप्लीकेशन पर चलते हैं। यहां तक जो आप सीखे ये बोर्ड वगैरह में यूज होता है, अब जो आप सीखेंगे ये सब कंपटीशन में यूज होता है। जल्दी नोट करके यहां कंफर्म करिए आप। नोट कर लीजिए, ये आपको आसान भी लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोल से इसको रिलेट करते हैं कि मोल अगर दे दिया जाए तो इन लोगों के साथ कैसे हैंडल होता है, ठीक है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी सोडियम को उठाए थे, मास ऑफ 1 मोल सोडियम 23 ग्राम होता है, अभी पढ़े थे। इसीलिए अगर मास 1 मोल के बजाय 5 मोल्स का निकालने के लिए दे दिया जाए, 1 मोल का मास कितना, तो 5 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, 5 × 23 ग्राम, होगा कि नहीं होगा। 1 मोल का मास 23 ग्राम है, तो 5 मोल्स का मास कितना हो जाएगा,
5 × 23 होगा। इसलिए जो 5 × 23 लिखेगा ये आपको मास है। 5 इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, और 23 क्या है, 23 आपको है ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला तैयार होता है, क्या, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो ठीक है, अगर इसको चाहे तो हम नोट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया हुआ हो तो ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करिएगा तो मास आपको आ जाएगा। अब इसी का एक दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मास में डिवाइड कर दीजिए ग्राम एटॉमिक मास। इससे डिवाइड कर दिया ग्राम एटॉमिक मास, तो इससे आप काउंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब एटम हो तो ग्राम एटॉमिक मास, और जब मॉलिक्यूल हो तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जगह पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कब, जब आपको मॉलिक्यूल रहेगा तब। एटम रहेगा तो ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, और मॉलिक्यूल रहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। चलिए नोट किया जाए। तो हम लोग यहाँ से एक चीज सीखे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिस। और नंबर ऑफ मोल कल हम लोग एक और चीज से सीखे थे, क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। था कि नहीं था, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर करके भी था कि नहीं था। चलिए इन सब को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन सब को हम यूज करते हैं और हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनको यूज करना सीखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, तो मैं पहला क्वेश्चन देता हूं आपको। नोट कर लीजिए, तो मैं पहला क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 how many molecules of SO2 how many molecules of SO2 are there in are there in 32 gram of SO2। देखिए तो बना के क्वेश्चन,
बेटा मोल नहीं पूछा गया है, मोल आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। चलिए चेक किया जाए किसका सही है किसका गलत है। आप ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, यानी ये आपसे पूछा गया। और क्या दिया है, मास आपको दिया हुआ है, यानी ये आपको दिया हुआ है। तो इस फार्मूला को यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो वैल्यू मास कितना दिया है, 32 ग्राम रख दीजिए, ठीक है। ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो क्या लिखाया गया, GMM लिखाया गया। इसका GMM कितना होगा, तो सल्फर का होता है 32 ग्राम और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 ग्राम है ना, 32 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा, 64 ग्राम रख दीजिए। 64 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस केस में मॉलिक्यूल है तो लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, या लिख दीजिए एवोगाड्रो नंबर, ये आपको 2 हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू Na, यानी कि 3.01। समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग।
how many moles how many moles of C2 H4O2 contain 6.022 23 atoms of hydrogen. कल जो हम लोग थ्योरी सीखे थे उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए आप। और भाई बनाइए सब लोग, पेन चलाइएगा तभी काम होगा, रटने से काम नहीं होगा। आपका सही है बाबू, अंकुर आपका करेक्ट। बाकी लोग पेन चलाइए, खाली बैठे रहने से नहीं होगा, दिमाग लगाइए। साइंस लिए हैं, साइंस में दिमाग लगाना होता है।
देखिए कैसे बने, ठीक है, मेन हम लोग को सीखना है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, देखिए इसका मोल पूछा गया जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स, नहीं पता, मान लीजिए लेट दी मोल ऑफ C2H4O2 2x, इसका मोल मैं x मान लिया। जब मोल में मान लिया इसका, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ C2H4O2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल में जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलता है कि नहीं मिलता है, नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। अब इसके मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, देखिए C2H4O2 इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, X into Na, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है, तो इसलिए टोटल इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो 2x Na हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्या जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो 4x into Na हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2x into Na हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 4x Na, therefore नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 4x Na हो गया। और ये किसके बराबर है क्वेश्चन में, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, Na क्या हो गया, कैंसिल, x कितना हो गया, 1/4। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन और नोट करिए आप लोग, ये सब क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, समझ गए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं, इनको हम लोग डिस्कस करके सोल्व करके ये समझेंगे कि क्वेश्चन इनके निकलते कैसे। बाकी आपको घर में सोल्व करने के बाद लिए आपके पास 400 क्वेश्चन में देने वाला हूं, घर में बैठ के सोल्व करिएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन धीरे धीरे। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी आइटम्स, हाउ मेनी atoms of hydrogen are there in 36 gram of water,
बना कर देखिए, तो बना कर देखिए सब। बना लिए सब लोग? छोटू, कौन दुनिया में जी रहे हो? चलिए देखा जाए। देखो क्या क्या दिया है, हमें दिया है नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया और मास दिया हुआ। नंबर ऑफ एटम दे करके मास दिया। एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ H2O मोल्स क्या हो जाएगा? मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। मास कितना दिया है? 36 ग्राम। वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 ग्राम। 2 नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना होगा?
ये मॉलिक्यूल है ना, तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ फॉर्म में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। और इसीलिए नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है? हाइड्रोजन के 2 है, इसलिए 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू एवोगाड्रो, 4 इंटू 6.022 10 raised to the power 23, 2.4 into 10 raised to the power 24 hydrogen atoms. अभी हम लोग इनको सीखना शुरू किए हैं, इसलिए आप अकबकाइएगा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इन्हीं के ऊपर माथा फोड़ते रहेंगे, ठीक है? इन्हीं लोगों के ऊपर हम लोग क्लास करते रहेंगे, ठीक है? अभी मैं शुरू किया, थोड़ा दिक्कत जरूर होगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग अगला एक क्लास और भी इन्हीं सब के ऊपर काम, तो आप लोग धैर्य रखिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, उसको आप बनाइएगा तब तक, ठीक है? थैंक यू। आज यहाँ पर क्लास रोकते हैं। थैंक यू ऑल।